चलिए गाइस, तो आज जो हम चैप्टर का रिवाइज करने वाले हैं, द चैप्टर नेम इज डिबेंचर्स, राइट। अब देखो डिबेंचर्स है ना, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जो हम ध्यान से समझो। पहला जो डिबेंचर्स है वो है नॉर्मल जर्नल एंट्रीज, जहाँ पे हम ये सीखने वाले हैं कि जब डिबेंचर्स इशू करते हैं तो 3 ऑप्शन है, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, एंड तीसरा है इशू एट डिस्काउंट। तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होती है। एंड दूसरा इशू का मतलब होता है जब डिबेंचर्स हम देते हैं और सामने वाले से क्या आता है बताइए, पैसा, राइट। रिडेम्पशन हमारी टॉपिक में नहीं है। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है बताइए, जब वापस पैसा चुकाने की बारी आती है उसे हम क्या बोलते हैं बताइए, रिडेम्पशन। वो हमारे टॉपिक नहीं है। बट रिडेम्पशन के ऊपर जो हम लोग क्या पे करते हैं बताइए, प्रीमियम, वो हम कब रिकॉर्ड करेंगे बताइए, इशू के ही वक्त। क्यों सर इशू के वक्त हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिकॉर्ड करते हैं? बिकॉज प्रूडेंस कहता है कि फ्यूचर का जो भी आने वाला एक्सपेंस है उसको पहले ही रिकॉर्ड कर लो। ये हमारा पहला पार्ट है लर्निंग का। सेकेंड पार्ट जो डिबेंचर्स में है, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है ये हमारा सेकेंड टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और तीसरा जो हमारा डिबेंचर है वो है डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल। तो कोलैटरल की तरह जब इशू किया जाता है तब डिबेंचर्स की जर्नल एंट्रीज क्या होती है। हो सकता है ये तीनों क्वेश्चन आपको एक साथ मर्ज पूछा जाए, कितने मार्क के लिए बताइए, 6 मार्क के लिए एग्जैक्टली, जहां हर एक के 2-2 वेटेज होंगे। अब ध्यान रखना कि जब यहाँ पे जर्नल एंट्री हम ये पास करते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इशू फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश, और यहाँ पे जब हम इशू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। व्हाट यू मीन बाय अदर देन कैश? अदर देन कैश का मतलब ये होता है कि जब हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं पर सामने हमें कैश नहीं आ रहा है, कोई बिजनेस के एसेट्स या लायबिलिटी आ रही है, मतलब किसी बिजनेस को हम परचेज कर रहे हैं। इज दैट क्लियर गाइस? तो राइट, ये पूरा का पूरा डिबेंचर्स इतने पार्ट में डिवाइडेड है। क्लियर? सबसे पहले नॉर्मल एंट्रीज की अगर हम बात करें तो हम नॉर्मल एंट्रीज क्या होती है, अगर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों एक साथ ही हो रहा है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों क्या हो रहा है बताइए, एक साथ, राइट। तो कितनी एंट्री आएगी बताइए, 2 ही एंट्री आएगी। पहली एंट्री आएगी रिसिप्ट और दूसरी कौन सी एंट्री आएगी, ड्यू, राइट। हम अज्यूम करते हैं कि डिबेंचर जो है वो 9% डिबेंचर है। जैसे हम शेयर कैपिटल में बोलते थे, सॉरी शेयर्स के चैप्टर में बोलते थे शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। तो तुम बताओ परसेंटेज ऑफ डिबेंचर कौन सी एंट्री में आएगी, ड्यू में या रिसिप्ट में? ड्यू में। जैसे शेयर कैपिटल ड्यू में आती थी, इधर भी कौन सी में आएगी बताइए, ड्यू में। एंट्री रिसिप्ट की क्या हो जाती है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इज दैट क्लियर? जिस स्टेज का पैसा है उस स्टेज को डेबिट करते हैं और कहां से कौन से स्टेज का पैसा आया है। और ड्यू एंट्री क्या हो जाएगी बताइए, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू, अज्यूम करते हैं 9% है तो 9% डिबेंचर। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है इसके अंदर? राइट याद करो किस में हम फेस वैल्यू लिखते हैं हमेशा बताइए, द 9% डिबेंचर्स, राइट। जैसे शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं, यहां पे भी जो फेस वैल्यू है शेयर का वो हमेशा किस में जाता है बताइए, 9% डिबेंचर। इज दैट क्लियर? ओके, यहां तक राइट। अब ध्यान से सुनो, सपोज एक हमारा एक फॉर्मेट है, याद है मैंने एक फॉर्मेट सिखाया था, क्या फॉर्मेट है बताइए, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट, तीसरा कॉलम क्या है, बैंक, एंड पीओआर हम बाद में करेंगे जब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की एंट्री की डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? राइट, फेस वैल्यू फॉर एग्जांपल ये डिबेंचर जो है अट पार भी इशू हो सकता है, अट डिस्काउंट भी इशू हो सकता है, अट प्रीमियम भी हो सकता है। पहला है अगर अट पार इशू हो रहा है, अट पार मतलब क्या, 100 रुपए का शेयर 100 में बेचा, तो फेस वैल्यू कितना लिखोगे बताइए, 100। अट पार मतलब प्रीमियम भी नहीं और डिस्काउंट भी नहीं, तो बैंक में भी कितना आ जाएगा बताइए, 100। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? राइट। ऊपर हम क्या लिखेंगे बताइए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। समझो 1000 डिबेंचर है तो ऊपर क्या लिखते जाओगे बताइए, 1000 1000 1000। कोई डाउट? राइट। अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बहुत सिंपल, पहला बैंक लिखा है तो बैंक में क्या लिखोगे बताइए, 1000 इंटू 100 कितना हो जाएगा बताइए, 1 लाख, और इधर भी कितना हो जाएगा, 1 लाख। क्लियर? और दूसरा, राइट, यहाँ पे वापस जो यहाँ पे अमाउंट लिखा वो आप यहाँ पे यही लिखोगे,
राइट, जैसे शेयर कैपिटल में करते थे। और ये याद रखना 9% डिबेंचर में हमेशा कौन सा लिखते हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है बताइए, 100, तो इधर भी एंट्री कितनी हो जाएगी, 1,00,000। कोई डाउट, राइट, ओके। अब ये डिबेंचर को इश्यू किया है अट अ प्रीमियम ऑफ 10%। क्या लिखा हुआ है, प्रीमियम ऑफ 10%, प्रीमियम ऑफ 10%। फेस वैल्यू तो हमेशा कितना रहेगा बताइए, 100, ये भूल जाओ। फेस वैल्यू तो कितना रहेगा, 100। प्रीमियम ऑफ 10% किस पे निकालेंगे, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितना है बताइए, 100, तो प्रीमियम ऑफ कितना हो जाएगा, 10। तो बैंक में कितना पैसा आएगा, 110। इजी, राइट। अब एंट्री ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात, पहली हेडिंग क्या लिखी हुई है, बैंक। तो बैंक में क्या आ जाएगा बताइए, बैंक कॉलम जाओ, 1000 इंटू 110, सिंपल, जो कि कितना हो जाएगा, 1,10,000, 1,10,000। तो यहां पे भी कितना लिखूंगा बताइए, जो यहां पे लिखा वही यहां पे लिखूंगा ना। पर याद करो दूसरा क्या है बताइए, 9% डिबेंचर। इसमें कौन सा जाता है, 1000 इंटू 100, 1,00,000। याद है मैंने क्या कहा था, जहां शेयर कैपिटल में कहता था, जहां शेयर कैपिटल वही शेयर प्रीमियम। यहां पे भी वही ना, जहां 9% डिबेंचर वहीं क्या लिखोगे, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, के इशू के वक्त प्रीमियम कितना अमाउंट होगा बताइए, 1000 इंटू 10, 10,000। इज दैट क्लियर गाइस। तो ये हो जाती है प्रीमियम की एंट्री। अब तीसरी किसकी एंट्री करेंगे गाइस, कम ऑन, डिस्काउंट, राइट। तो डिस्काउंट समझो ये 100 रुपए का शेयर है और 5% का डिस्काउंट है। एक सेकंड ना, पहले हटा देता हूं। अब हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं, दैट इज डिस्काउंट पार्ट। तो अब डिस्काउंट पार्ट कैसा है देखो, सपोज 100 रुपए का फेस वैल्यू है ना, और 5% का डिस्काउंट है। तो 5% किस पे निकालेंगे, इस पे निकालेंगे, विच कम्स टू अराउंड 5। तो बैंक में कितना आ जाएगा बताओ, 95। सिंपल, अब एंट्री पास कर लो, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने हो जाएंगे बताइए, 1000 इंटू 95 कितना हो जाएगा, 95,000 एंड 95,000। अब डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में यहाँ पे तो 95,000 ही आएगा। इज दैट क्लियर, कोई डाउट है यहाँ तक, क्योंकि जो अमाउंट है वो वही लिखा। अब यहाँ पे तो हमेशा हम क्या लिखते हैं, फेस वैल्यू कितना है, 1000 इंटू 100, 1,00,000, राइट। तो बाय डिफॉल्ट मुझे क्लियर पता चल रहा है मुझे डिस्काउंट कहाँ लिखना चाहिए, डेबिट साइड। और ऐसे भी याद नहीं रहता है, डी फॉर डिस्काउंट, डी फॉर डेबिट, ठीक है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना हो जाता है बताइए, 5,000। इज दैट क्लियर गाइस, क्या ये अच्छे से समझ आया, राइट। अब मैं इसमें एक और चीज़ क्या ऐड कर देता हूँ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। जैसे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कर दूंगा तो ये वाली जर्नल एंट्री क्लियर हो जाती है। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। क्लियर है, सबको समझ आ गया, राइट। अब अगर आ गया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, सर क्या होता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मतलब जब मैं डिबेंचर को रिडीम कर रहा हूँ, तो रिडेम्पशन में दो ही ऑप्शन है, या तो एट फेस वैल्यू या तो एट प्रीमियम। आप रिडेम्पशन डिस्काउंट में नहीं कर सकते। क्या ये चीज क्लियर हो गया। तो कितने ऑप्शन है बताइए, दो, या तो एट प्रीमियम या तो एट पार। तो अगर मैं एट पार कर रहा हूं तो कोई एंट्री ही नहीं है, बात वही खत्म। पर अगर एट प्रीमियम कर रहा हूं, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर मैंने रिडीम किया एट 10% प्रीमियम। फिर से सुन लो, 100 रुपए का डिबेंचर मैंने रिडीम किया एट 10% प्रीमियम। माई क्वेश्चन इज, ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, ये एक फर्म के लिए या कंपनी के लिए लॉस है या प्रॉफिट है। इट इज ऑलवेज अ लॉस। सर इश्यू करते हैं प्रीमियम पे तो फायदा है, पर रिडीम कर रहे हैं तो 100 रुपए का डिबेंचर अगर हम 110 में चुका रहे हैं तो 10 रुपए का क्या हो रहा है बताइए, लॉस हो रहा है। इज दैट क्लियर। तो जो लॉस है वो हालांकि रिडेम्पशन के टाइम है, क्योंकि हम जो एक डिबेंचर इशू किया है 5 साल बाद रिडीम करना है, तो क्या ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5 साल बाद एंट्री पास करनी पड़ेगी या आज ही पास करनी पड़ेगी, आज ही। आज मतलब जब हमने इशू किया हो। क्यों इशू किया हो तभी, क्योंकि प्रूडेंस कहता है फ्यूचर के सारे लॉस आज ही हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी, बहुत सिंपल है, एक एंट्री डेबिट में आएगी और एक एंट्री क्रेडिट में आएगी। मैं इसी क्वेश्चन पे ले लेता हूं, राइट। तो अगर यहां पे लिखा हो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज 10%, तो अब मुझे बताइए ये 10% भी किस पे निकालोगे, सर फेस वैल्यू पे ही निकालना है। तो फेस वैल्यू कितना है, 100, तो 100 पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना हो गया, 10। इज दैट क्लियर। पहली चीज हमेशा याद रखना, पहले इशू की सारी एंट्री पास करोगे,
लास्ट में तुम किसकी एंट्री पास करोगे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। देखो एंट्री क्या होगी, पहले क्रेडिट में, पहले क्या, क्रेडिट में क्या एंट्री लिखोगे क्रेडिट में? टू, एक सेकेंड थोड़ा जूम कर लेते हैं, मतलब बैंक की एंट्री में तो कुछ आएगा ही नहीं, सीधा एंट्री कौन सी में आएगी? जब ड्यू एंट्री पास करते हैं। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, कितना हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन? सर वही सिंपल, कितने हजार इनटू क्या था मेरा बताइए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना था? 10,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा बताइए? 10,000। कोई डाउट? क्या ये कोई डाउट है? और जितना आपने क्रेडिट में लिखा उतना ही आपको डेबिट में लिखना है, जिसको लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लेट मी कंप्लीट, बाद में तुम अपना बोलना। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना? 10,000। कहीं समझ आई है एंट्री? तो रिडेम्पशन की दो ही एंट्री है, दो मतलब एक ही एंट्री है, एक डेबिट और एक क्रेडिट में क्या लिखते हैं? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। और ये कहां लिखते हैं? डेबिट में क्या लिखते हैं? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। मुझे एक बात बताओ, जब मैं डिबेंचर इशू करता हूं डिस्काउंट पे तो फर्म को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? और रिडीम कर रहा हूं प्रीमियम पे तो वो भी, तो दोनों को अलग अलग क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? एक साथ ही कर सकते हैं ना, है ना? एक साथ कर सकता हो कि नहीं? तो मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, ये डिस्काउंट मत रिकॉर्ड करो। मैं रिकॉर्ड क्या करूंगा बताइए? पूरा का पूरा लॉस में कितना अमाउंट बताइए? 15,000। अरे समझ गए? तो डिस्काउंट मत रिकॉर्ड करो ना, लॉस में पूरा अमाउंट डाल दो। नहीं याद रहता पहले दोनों लिखो फिर एक मिटा दो, और तो क्या। इज दैट क्लियर? तो लॉस कब होता है? जब इश्यू एट डिस्काउंट हो एंड रिडीम एट प्रीमियम हो। तो दोनों का एक साथ मैंने लिख दिया। इज दैट क्लियर? क्या ये पूरा समझ आ गया? अच्छे से क्लियर है, राइट? चलिए अब हम बात करते हैं कि सर यही क्वेश्चन पे अगर इश्यूड एट क्या है, यही क्वेश्चन कर रहे हैं। एक सेकेंड मैं सारा अमाउंट हटा देता हूं, यहाँ पे प्रीव्यू। अब मैं क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं? इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एंड रिडीम ऑल्सो एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10%, तो बैंक में कितना जाएगा? 110। एंड रिडीम ऑल्सो एट 10%, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी कितना हो जाएगा? 10। कोई डाउट? समझ आ गया? कितने शेयर से? 1000। अब हम नॉर्मल एंट्री पास कर लेते हैं, राइट? अब ध्यान से सुनो, पहला कौन सा है बताइए? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर रिडेम्पशन की एंट्री तो बाद में पास करेंगे, रिडेम्पशन को भूल जाओ, नॉर्मल एंट्री पास करो। बैंक में कितनी आएगी बताइए? 1000 इंटू 110 मतलब कितना? 1,10,000। 1,10,000। कोई डाउट? यहां पे कितना लिखूंगा? 1,00,000। डिबेंचर में कितना जाएगा? 1,00,000। और तीसरा क्या जाएगा बताइए? प्रीमियम ऑन इशू कितना? 10,000। खत्म। अब बारी आएगी किसकी एंट्री लिखने की? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जिसकी एक एंट्री डेबिट में, एक एंट्री क्रेडिट में। क्रेडिट में क्या एंट्री आएगी बताइए? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना? 10 इंटू 1000 इंटू 10 कितना हुआ? 10,000। और डेबिट में क्या लिखोगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना? 10,000। दैट्स इट। कोई डाउट? क्लियर? सबको समझ आ गया, राइट? अब हम बात करते हैं द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एंट्री विच इज, सर ये जो भी आपका लॉस आता है, राइट? दो टाइप का अपना लॉस हो सकता है। पहला जब इश्यू एट डिस्काउंट, या दूसरा जब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के वक्त जो लॉस हुआ। ये दो टाइप का जो लॉस होता है उसका किस तरह से हम सेट ऑफ करते हैं। इज दैट क्लियर? ध्यान से सुनना। ओके गाइस, अब हमें क्या सीखना है कि किस तरह से हम उसका सेट ऑफ करते हैं। किस चीज का सेट ऑफ बताइए? क्या क्या लॉस हो सकता है जिसको मैं बोल सकता हूं डिस्काउंट ऑन इशू प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये दोनों मिला के हमारा क्या बन जाता है बताइए? लॉस। इस लॉस का पहला सेट ऑफ किसके साथ हो सकता है? सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ। इज दैट क्लियर? राइट? किसके साथ हो सकता है?
और कोई रिजर्व के साथ नहीं। क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व दिया, क्वेश्चन में रेवेन्यू रिजर्व दिया, जनरल रिजर्व दिया, कोई रिजर्व से नहीं होगा। सिर्फ किसके सामने हो सकता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। और नहीं बच, कम पड़ गया तो फिर किसके सामने लोगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L। इज दैट क्लियर? गुड आउट। तो ये किसकी एंट्री है बताइए? लास्ट एंट्री होती है कि सर ये जो डिस्काउंट है या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, दोनों हमारे लिए क्या होता है? एक तरह का लॉस है। इस लॉस की एंट्री क्या होनी चाहिए? अब एक चीज ध्यान रखना सर, इस सिक्योरिटी प्रीमियम में दो चीजें आती है। पहला, एग्जिस्टिंग बैलेंस। अगर क्वेश्चन में दिया हो, सपोज क्वेश्चन में दिया हो एग्जिस्टिंग बैलेंस दिया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम में 50,000 पड़े, तो लूंगा ही। प्लस इसमें क्या ऐड करूंगा? अगर मैंने डिबेंचर इशू किस पे किया हो? एट प्रीमियम। अरे समझ आया? तो जब डिबेंचर इशू करता हूं एट प्रीमियम, तो वो प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करता हूं, वो भी यहां पे लिख देना। हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। इज दैट क्लियर? एक तो एग्जिस्टिंग बैलेंस लूंगा और दूसरा क्या लूंगा बताइए फटाफट? इशू एट प्रीमियम। फॉर एग्जांपल, अगर इशू एट प्रीमियम है तो डिस्काउंट का तो कोई अमाउंट रहेगा ही नहीं। अरे इशू एट प्रीमियम क्या है ना, तो खाली क्या रह सकता है? प्रीमियम ऑन, लेट्स से इसमें 50,000 पड़े। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है? कह रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पड़ा था? 40। कितना पड़ा था? एंड अज्यूम करो 1000 डिबेंचर इशू किए हैं एट अ फेस वैल्यू ऑफ 50 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 1000 डिबेंचर इशू किया एट अ प्रीमियम ऑफ, एट अ फेस वैल्यू ऑफ 50 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो कितना प्रीमियम हुआ? सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा सर? 50 का 10% कितना होता है? 5। 5 इंटू 1000 मतलब 5000। तो टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना होगा? एग्जिस्टिंग बैलेंस 40,000 प्लस इशूड एट प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पड़ा रहेगा बैलेंस? 45,000। समझ आया? जब हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। ये होती है सेट ऑफ की एंट्री। सेट ऑफ की एंट्री होगी क्या? पहला, कोई भी अमाउंट है वो किसके सामने सेट ऑफ होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। दूसरा क्या होगा बताइए? स्टेटमेंट ऑफ P&L। अगर कम पड़ गया तो टू डिस्काउंट स्लैश लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्या ये एंट्री समझ आ गई? राइट? तो ये होती है हमारी तीसरी एंट्री। इसमें कोई डाउट? सबको क्लियर? राइट? जब हम इसके सम्स करेंगे तो मैं अच्छे से इस टॉपिक का क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? राइट? चलिए, अब यहां से हमने हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, विच इज द जर्नल एंट्री ऑफ दिस। सेकेंड हम करेंगे जब इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये वाला टॉपिक भी हम इसकी एक एंट्री पास कर लेते हैं, इसके बाद हम सम्स करना शुरू कर देंगे। सर क्या होता है डिबेंचर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश? सर क्या होता है डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश? सिंपल है, इसकी दो टाइप की एंट्री होती है। फर्स्ट, जहां पे आपको परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है। सेकंड, जहां पे आपको परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ नहीं है। ठीक है? परचेज कंसिडरेशन कैसे दिया हुआ है ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कंपनी है वीके लिमिटेड, उसकी बिजनेस खरीदा है जिसका एसेट्स है 5 लाख एंड लाइबिलिटीज है 2 लाख। राइट? ये मैंने बिजनेस खरीदा जिसका एसेट्स 5 लाख था, लाइबिलिटी कितनी थी? 2 लाख। और उसके लिए मैंने इसको इशू किया है 4,000, क्या इशू किया है? 4,000 डिबेंचर्स और 10% प्रीमियम। ठीक है? ये क्वेश्चन मुझे दिया गया है। इसका मतलब व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन? जो मैंने बिजनेस परचेज किया है, क्या उसका मुझे कंसिडरेशन दिया है या नहीं? कंसिडरेशन मतलब मैंने उसके लिए क्या पैसा दिया है, क्या उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है? जी हाँ। दिस इज माई परचेज कंसिडरेशन। दिस वॉज माई बिजनेस जो मैंने परचेज किया। कंसिडरेशन मतलब उसके बदले आपने क्या दिया, तो ये मैंने ये इश्यू किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन। क्वेश्चन में चेक करना क्या परचेज कंसिडरेशन दिया है या नहीं। अगर दिया है तो यहां पे या तो आपका बिजनेस में गुडविल निकलेगा या तो आपके बिजनेस में क्या निकलेगा? कैपिटल रिजर्व। सर कैसे? ध्यान से सुनो। इसकी एंट्री क्या होगी? सर मैंने एक बिजनेस खरीदा तो एसेट्स कितना था मेरा बताइए? 5 लाख। 5 लाख डेबिट किया। लायबिलिटी कितनी थी बताइए?
2 लाख, तो 2 लाख मैंने क्या कर दिया बताइए, क्रेडिट। तो मुझे बात है ये कितना मुझे वेंडर को देना चाहिए था, 3 लाख ही देना चाहिए था, पर मैं दे कितना रहा हूं, 4,000 का डिबेंचर मल्टीप्लाइड बाय कितने का है फेस वैल्यू, अज्यूम कुछ भी नहीं दिया तो अज्यूम हमेशा याद करना कितना करोगे 100 एट अ प्रीमियम ऑफ 10, एट अ प्रीमियम ऑफ 10, मतलब कितना पे कर रहा हूं मैं उसको 4,40,000। मेरा सवाल है अगर एक बिजनेस आप खरीद रहे हो जिसमें आपको मिल 3 लाख रहा है, तो भाई आप किस बात का 4,40,000 रुपए पे कर रहे हो। क्या ये चीज समझ आई, क्या होता है ये 4,40,000 परचेज कंसिडरेशन। कितने लोगों को नहीं समझ आया, हाथ उठा सकते हैं, मैं वापस समझा दूंगा। सबको समझ आया सर, परचेज कंसिडरेशन मतलब 4,000 डिबेंचर कितना इशू कर रहे हो, 100 एट अ प्रीमियम ऑफ 10, तो कितने का डिबेंचर हुआ 110 इंटू 4,000, मतलब कितना पे कर रहे हो आप 4,40,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू वेंडर को कितना देना है मुझे 4,40,000। तो सर किस बात का आप 1,40,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो, फर्म की गुडविल। तो गुडविल यहां पे लिखूंगा, कितना लिखूंगा 1,40,000। क्या ये समझ आया, पक्का। हम टॉपिक क्या कर रहे हैं, डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन, यहाँ पे कैश नहीं मिल रहा, यहाँ पे धंधे का एसेट मिल रहा है, धंधे की लायबिलिटी मिल रही है, पर उसके लिए हमने कितना पे किया बताइए 4,40,000। तो बचा हुआ क्या था बताइए, गुडविल। समझ आया। चलो थोड़ा क्वेश्चन को ट्रेस करते हैं। सपोज हमको वेंडर को खाली 260 देना था, सपोज सपोज कितना देना था, खाली 260। तो अब एक बात बताओ, मुझे मिल 3 लाख रहा है पर पे कितना कर रहा हूं खाली 260, तो मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ए फायदा हुआ ना। 3 लाख का मुझे नेट एसेट मिला और मैं उसके लिए पे कितना कर रहा हूं खाली, तो टू कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर दूंगा 40,000। क्या ये समझ आया, सबको क्लियर। तो इसका मतलब जब बिजनेस कंसिडरेशन हम करते हैं अदर देन कैश, चेक करो क्या परचेज कंसिडरेशन दिया है या नहीं। अगर परचेज कंसिडरेशन दिया है तो या तो आपका बिजनेस का गुडविल निकलेगा या तो आप परचेज का क्या निकलेगा, कैपिटल रिजर्व। हो सकता है कि 4 लाख ही दिया हो, तो फिर ना गुडविल होगी ना ही कैपिटल रिजर्व होगा। अरे मतलब आई मीन टू से नेट कितना फायदा हो रहा है 3 लाख, और वेंडर को भी 3 लाख ही दे रहे हैं, तो कोई ना कैपिटल रिजर्व ना ही गुडविल। इज दैट क्लियर। बस सिंपल, एसेट टू लायबिलिटी टू वेंडर। अभी मैं पुराना वाला कर देता हूं। तो टू वेंडर मुझे कितना देना था बताइए 4,40,000, और गुडविल में मैं कितना लिख दूंगा, गुडविल में कितना लिख दूंगा 1,40,000। क्या ये फर्स्ट एंट्री कोई डाउट, राइट। सेकेंड एंट्री हम करते हैं। अब सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी सर, वेंडर अकाउंट डेबिट। कितना होगा वेंडर अकाउंट 4,40,000 टू, अज्यूम करते हैं 9% डिबेंचर है, 9% डिबेंचर। याद रखना कितने डिबेंचर्स लिखा हुआ है 4,000, और डिबेंचर में हमेशा कौन सा वैल्यू जाएगा, फेस वैल्यू। क्लियर। तो कितना हो जाएगा फेस वैल्यू 4 लाख, और टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में कितना जाएगा बताइए 40,000। समझ आया, कोई डाउट, सबको क्लियर, राइट। अब सेकेंड वेराइटी जिसके अंदर क्या हुआ है सर, परचेज कंसिडरेशन ही नहीं दिया है, इसका मतलब बताया नहीं गया है कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना पड़ता है, राइट। समझ आया। फॉर एग्जाम्पल हमने एक बिजनेस परचेज किया है जिसका एसेट्स का वैल्यू कितना है 5 लाख, लायबिलिटी हमें कितनी है बताइए 3 लाख, सॉरी 2 लाख। तो नेट हमें कितना फायदा हो रहा है बताइए 3 लाख। और उसने ऐसा बोला है कि सर ये जो 3 लाख डिबेंचर से हमने इशू किए, नंबर्स दिए हुए नहीं है। इज दैट क्लियर, राइट। थोड़ा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम ऐसा करते हैं, लायबिलिटी 1 लाख लेते हैं। तो क्या बोला गया है कि सर हमने एक बिजनेस खरीदा जिसका नेट फायदा कितना है बताइए 4 लाख, राइट। हो सकता है खाली एसेट्स खरीदा हो या एसेट माइनस लायबिलिटी जो भी हो, और उसके लिए हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं 3 ऑप्शन। फर्स्ट हमने डिबेंचर इशू किए हैं ऑफ 100 एट पार, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है एट प्रीमियम ऑफ 10% या एट डिस्काउंट ऑफ 10%। तीनों ऑप्शन ले लेते हैं, सिंपल।
सर यहाँ पे बताओ परचेज कंसिडरेशन दिया है? नहीं दिया है। सर कैसे? सर दिया तो है, डिबेंचर इशू किया है, पर लिखा नहीं गया कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स। वहां पे तो लिखा था कितने नंबर ऑफ डिबेंचर, 4000 डिबेंचर्स, 4000 थे ना, यहाँ पे तो लिखा हुआ ही, तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे कितने डिबेंचर्स इशू करने हैं? इज दैट क्लियर? और याद रखना इस तरह के क्वेश्चन में ना ही गुडविल निकलेगा ना ही कैपिटल रिजर्व निकलेगा। क्लियर हुआ? समझ आ गया? अब इसमें नंबर ऑफ, तुम्हारा फर्स्ट काम क्या है बताइए, क्या निकालना होगा इसमें? फर्स्ट काम, फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट, आपको आपका पहला काम यही होगा कि सबसे पहले आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना पड़ेगा। तो आप पहला काम क्या करोगे बताइए? कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर। इज दैट क्लियर? राइट? कितना पैसा देना बाकी है मुझे उसको? 4 लाख डिवाइडेड बाय, याद रखना नंबर ऑफ डिबेंचर्स का फॉर्मेट है जितना पे करना बाकी है डिवाइडेड बाय नेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिवाइडेड बाय व्हाट? नेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। इज दैट क्लियर? नेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, राइट? तो सर ये 4 लाख का डिबेंचर है जितना पे करना बाकी है। पहला सिचुएशन क्या है? अट पार, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 100। तो कितने डिबेंचर्स इशू करेंगे उसको? 4000। कोई डाउट? अट पार तो 100 रुपए है ना? नहीं, हाँ 100 अज्यूम करो, यहाँ पे 100 है, क्वेश्चन में 100 है तो 100 ले लो, 50 है तो 50 ले लो, नहीं दिया तो 100 लेने का। क्लियर? दूसरा ऑप्शन क्या था बताइए? अट प्रीमियम ऑफ 10%, तो 40,000, 4 लाख का डिबेंचर है, पर डिबेंचर का नेट वैल्यू कितना है बताइए? 110। सर डिबेंचर का हमें नेट वैल्यू ढूंढना है, नेट वैल्यू मतलब कितना पैसा बैंक में आता है। क्लियर? तीसरा सिचुएशन क्या था? डिस्काउंट ऑफ 10%, तो तीसरे सिचुएशन का आंसर क्या होगा? 4 लाख डिवाइडेड बाय 90। क्लियर? अब अगर तुम्हारा आंसर पॉइंट में है तो क्या करने का वो ध्यान रखना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल 4 लाख डिवाइडेड बाय 110, तो 3636.36। अब डिबेंचर्स तो कभी पॉइंट में हो नहीं सकते, तो आप लिख सकते हो 3636 डिबेंचर। क्लियर? अब इधर कितना होगा? 4 लाख डिवाइडेड बाय 90, तो ये हो जाएगा 4444 डिबेंचर्स। क्या ये चीज क्लियर? राइट? अब हम क्या पास करने वाले? इसकी जर्नल एंट्री। सर ये इतना ही है एग्जाम में, परचेज कंसिडरेशन इससे ज्यादा है ही नहीं। ये दो ही टॉपिक है, एक जिसमें परचेज कंसिडरेशन दिया है और एक जिसमें परचेज कंसिडरेशन दिया। सर कैसे पता चलेगा परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया है? जब नंबर ऑफ डिबेंचर्स मेंशन ही, तो हमें खुद निकालना पड़ेगा। और हम कैसे निकालेंगे? सर जितना पे करना बाकी है डिवाइडेड बाय द नेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। समझ आया? अगर यहां पे किसी को डाउट है मुझे पूछ सकते हैं, मैं समझा दूंगा। एनीवन हैज, किसी को कोई डाउट? श्योर? ओके। अब एंट्री देखो, इस तरह की एंट्री में ना मैं हमेशा तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि पहले आप क्या करो पता है? मेरा फॉर्मेट लिख दो, वर्किंग नोट वाला। क्या फॉर्मेट था बताइए? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस, तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा? बैंक। यहाँ पे बैंक नहीं आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेंडर। बस खत्म, सिंपल, राइट? फर्स्ट फेस वैल्यू अट पार में 100, 0, और वेंडर में भी कितना चला जाएगा? 100, और एंट्री हो जाएगी 4000 और 4000। कोई डाउट? क्लियर? अब एंट्री क्या हो जाएगी बताइए? वेंडर अकाउंट डेबिट कितना होगा? वेंडर अकाउंट डेबिट 4 लाख। सर ये रहा 4000 इंटू 100 टू व्हाट, हाउ मेनी परसेंट डिबेंचर? 9% डिबेंचर 4 लाख। कोई डाउट इसकी एंट्री में? सबको क्लियर? राइट? अब हम किसका करेंगे बताइए? अट प्रीमियम। तो बताइए, अट प्रीमियम वाला कर रहे हैं, ध्यान से देखो। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तीसरा इधर क्या और लिखोगे? वेंडर। फेस वैल्यू कितना था बताइए? 100। प्रीमियम कितना था? 10। वेंडर में कितना जाएगा? 110। ये तो लिख दिया, नंबर ऑफ डिबेंचर ऊपर लिख देना वरना कैलकुलेशन में तकलीफ आएगी। तो यहाँ पे कितना लिखोगे बताइए? 3636 3636 3636। अरे समझे? ये ध्यान रखना वरना गलती होगी। लिख दिया? अब एंट्री क्या लिखोगे? अच्छा वेंडर को तो 4 लाख ही देना पड़ता है, नहीं समझ आता तो 3636 इंटू 110 कर लो। तो एग्जाम में हालांकि इतना टाइम नहीं होता है, बट ठीक है। कितना हो जाएगा? 2 9% डिबेंचर
3636 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 36,000 नहीं, 3,63,600। अब प्रीमियम बाकी का बैलेंस लिख दो ना, तो प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बाकी का लिख दो 36,400। जो डिफरेंस मतलब कितना आ रहा है? 3636 इंटू 10। हालांकि 36,360 आ रहा है, अपने 400 लिख रहे हैं, चलता है। ऑब्वियसली मैच तो करना पड़ेगा ना। इज दैट क्लियर? समझ गए? अरे हाँ, ऐसे ही होता है। इफ द क्वेश्चन स्पेसिफिकली सेज कि नहीं सर ये जो डिफरेंस आ रहा है ना वो बैंक में कर दो, तो फिर कैसे करेंगे? प्रीमियम में कैलकुलेट कर लो कितना होगा। 3636 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 36,360 और 40 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो आप क्या करोगे? बैंक। क्वेश्चन कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए क्वेश्चन? द डिफरेंस हैज टू बी सॉर्टेड आउट थ्रू बैंक। नहीं है तो भाई जो पुराना किया वही करो ना। इज दैट क्लियर? समझ गए? तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा? 36,400। इज दैट क्लियर? समझ गए? अब तीसरे की करते हैं। तीसरे का क्या होगा? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट, और तीसरा क्या है बताइए? वेंडर। फेस वैल्यू कितना? 100। यहाँ पे कितना डिस्काउंट था? 10। वेंडर में कितना जाएगा? 90। और डिबेंचर्स कितने होंगे? 4,444 4,444 एंड 4,444। एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर में तो 4 लाख ही जाएगा, नहीं है तो कर लेना कैलकुलेट। और तो क्या बोलूं, टू 9% डिबेंचर्स, यहाँ पे कितना जाएगा? 10 इंटू 100 मतलब 4,444,000। इज दैट क्लियर? ये अगर आपने इस तरह का ऊपर नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं लिखे ना, 100% गलती करोगे, क्योंकि ऐसा नंबर आपको डिबेंचर्स ने कभी लिखा ही नहीं होगा जीवन में। समझ आया? और डिफरेंस किधर आएगा? डिस्काउंट डेबिट में डिफरेंस लिख देना 44,400। अगर बोला डिफरेंस बैंक में करना है तो डिफरेंस जहां पे आता है वो बैंक की एंट्री लिखोगे। इज दैट क्लियर? समझ आया? यही है ना डिफरेंस? हाँ। इज दैट क्लियर? ये मैं वही कह रहा हूं, अगर तुम ये वर्किंग नोट फॉर्मेट करोगे तो हजम होगा, वरना ये एंट्री हजम नहीं होगी, क्योंकि ऐसा नंबर आप कभी डिबेंचर्स में देखते ही नहीं हो। दिस इज परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश का कंप्लीट वर्किंग नोट। इससे ज्यादा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। इज दैट क्लियर? अब हम करेंगे द सेकेंड पार्ट विच इज व्हेन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। बहुत ईजी है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, हम उसकी रिवाइज कर लेते हैं। एंट्री बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की क्या एंट्री होगी बताइए? इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, बस। इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, है ना? पर क्वेश्चन सिंपल तो होगा नहीं। क्वेश्चन क्या बोलेंगे सर? टू इक्वल टू हाफ ईयरली, मतलब हम साल में एक बार नहीं देते, हम साल में कितनी बार देते हैं? तो पहली एंट्री कब आएगी बताइए? 30 सितंबर को। और दूसरी एंट्री कब आएगी? ये मत पूछना सर ये 2 डेट ही क्यों, क्योंकि गधो, एक साल का पहला 6 महीने कब खत्म होता है? 30 सितंबर को। और साल एंड कब होता है? 31 मार्च को। तो इसकी भी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। और दोनों का इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट फिर कहां ट्रांसफर करोगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इंटरेस्ट। तो समझ गए? राइट। इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ मंथ्स का आएगा, जब क्वेश्चंस करेंगे तब वो नंबर ऑफ मंथ्स का कवर कर लेंगे। बाकी याद रखना, इंटरेस्ट हमेशा कौन से वैल्यू पे निकालते हैं? फेस वैल्यू पे कि बैंक प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट? सर फेस वैल्यू, कोई भी परसेंटेज है किस पे निकालते हैं? फेस वैल्यू। इज दैट क्लियर? अब हम करते हैं द लास्ट पार्ट, डिबेंचर्स इशूड फॉर एज अ कोलैटरल। यहां पे है इतना सिंपल, पर बच्चों को इसमें भी तकलीफ है, तो इसके लिए पहले इसको समझते हैं। राइट एंड इसके बाद आज का हमारा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिबेंचर्स हो गया। नेक्स्ट क्लास के हम इसके रिलेटेड क्या करने वाले हैं? सारे सम्स। इज दैट क्लियर? तो प्लीज नेक्स्ट क्लास से पहले ये पूरा वीडियो रेफर करके आना, जो पहली बार कर रहा है या जिसको क्लियर नहीं है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास आपको समझ नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो क्या कहा? एज अ कोलैटरल। सर ये कोलैटरल क्या होता है? सपोज ये बैंक है, इस बैंक के पास मैं गया क्या मांगने? लोन। इस बैंक के पास मैं क्या गया मांगने? लोन। तो जब मैं लोन मांगता हूं, सपोज मैंने लोन मांगा 5 लाख का, बैंक बोलता है कोलैटरल दे। अब मैं कोलैटरल में क्या डिबेंचर्स को दे सकता हूं? द आंसर इज यस, मैं दे सकता हूं।
राइट। तो डिबेंचर एज अ कोलैटरल का मतलब कुछ भी नहीं है गाइस, मैं उसका लॉजिक बताता हूँ। मैंने उसको डिबेंचर्स इशू नहीं किए, उसका लॉजिक ये है कि देखो सपोज किसी कंपनी, ये बंदे ने इसको लोन दिया, कंपनी बंद हो गई, पहला किसका पेमेंट चुकाया जाएगा? डिबेंचर होल्डर का। बाद में किसका चुकाते हैं बताइए? बैंक के लोन का। समझ आया? पहले किसका पैसा चुकाया जाता है? डिबेंचर होल्डर। फिर किसका चुकाया जाता है? बैंक के लोन का। तो बैंक बोलता है नहीं नहीं, मुझे अपनी प्रायोरिटी में किधर आनी है बताइए? फर्स्ट। बैंक चाहता है कि भाई जब कंपनी धंधे का बंद हो तो मुझे भी पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जिस दिन तू मेरा पैसा नहीं चुकाया, मैं अपने आप अपने लोन को किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं? डिबेंचर्स में। अपने को इसका कोई एंट्री पास नहीं करना है, मैं तो खाली लॉजिक सिखा रहा हूं कि कोलैटरल क्यों दिया जाता है। तो अपने आप वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डिबेंचर्स में। तो जब भी कंपनी बंद हो जाएगी, बैंक को पहले प्रेफरेंस मिलता है। सिंपल। सर कोलैटरल इशू, क्या डिबेंचर इशू किया है मैंने उसको? नहीं, डिबेंचर से वे क्या दिया है? एज अ कोलैटरल, कि अभी तक आपके नाम की डिबेंचर नहीं है, अगर मैंने आपका पैसा नहीं चुकाया, कंपनी अगर बंद हो गई, तो आपका लोन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डिबेंचर्स। राइट। तो डिबेंचर एज अ कोलैटरल का लॉजिक समझ आया? सवाल है कि अगर क्वेश्चन में बोला है इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, तो करना क्या है? तो सबसे पहली बात, आप जाओगे नोट्स टू, और नोट्स टू अकाउंट्स में आपका एक कॉलम होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आप लिखोगे बैंक लोन। कितना है बैंक लोन बताइए? 5 लाख। अब उसके लिए मैंने कितना डिबेंचर्स इशू किया उसका उससे कोई लेना देना, जितना लिखा है उतना लिख देने का। मतलब ऐसा लिखा हो कि 60,000 डिबेंचर्स इशूड एट द रेट 100। लोग कंफ्यूज होता है, अरे 5 लाख का लोन के सामने 6 लाख का डिबेंचर, मतलब 1 लाख का गुडविल। अरे कुछ नहीं है गधो, उसका इससे कोई लेना देना। समझ गए? चुपचाप तुम यहाँ पे लिख देना इशूड 60,000 डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ हाउ मच? 100 एज कोलैटरल। खत्म। अगर क्या बोला गया हो, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है। समझ गए? कोई डाउट? तो क्वेश्चन तो ऐसा नहीं कहेगा। क्वेश्चन तो क्या कहेगा? जर्नल एंट्री पास करो। मतलब क्या हो सकता है? दोनों सिचुएशन आपको लिखी जाएगी। फर्स्ट, नो जर्नल एंट्री टू बी पास, तो कुछ नहीं, आप नोट्स टू अकाउंट्स खोलोगे, आप इस तरह से दिखाओगे। समझ गए? पर ऐसा कहा नहीं नहीं जर्नल एंट्री पास करो। तो चलो, जर्नल एंट्री क्या पास होगी? पहली जर्नल एंट्री होगी, जो बच्चे लोग भूल जाते हैं कि पहली बात हमने लोन लिया है। चैप्टर जरूर डिबेंचर का है, पर लॉजिक तो जर्नल एंट्री पहले क्या है? हमने क्या लिया है? लोन। तो लोन की तो एंट्री लिख लो। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक टू बैंक लोन। कितना? 5 लाख। 5 लाख, उसका डिबेंचर से कोई लेना देना? सेकंड सर, कितना परसेंट डिबेंचर अज्यूम करते हैं? 9% अभी तक के लिए। तो 9% डिबेंचर्स कितने इशू किया बताइए? 60,000। 5 लाख मत लिख देना, चेक करो कितने डिबेंचर्स इशू किए? 60,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, तो कितना हुआ? 6 लाख। पर डेबिट क्या करूं? क्या पैसा आ रहा है? नहीं। क्या कोई कंसिडरेशन अदर देन कैश आ रहा है? नहीं। तो कुछ नहीं सर, आपको लिखना पड़ता है डिबेंचर सस्पेंस। तो यहां पे मैंने क्या लिखा? डिबेंचर सस्पेंस। कितना? 6 लाख। अरे हाँ रे, अरे रे, थोड़ा पहले नहीं बोल सकते थे? ये 6,000 है गधो, थोड़ा पहले बोला करो। जो व्यूअर है वो भी सोचेगा सर आ तो 6 लाख रहा है, 60 लाख आ रहा है, 6 लाख क्यों बोल रहे हैं? गाइस हो जाती है मिस्टेक, 6,000 डिवेंचर है, तो 6 लाख और 6 लाख। समझ आया? अब आ रही है नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे इसको। तो अज्यूम करो कि अगर ये नोट्स टू अकाउंट्स होता, किसके लिए? सेकंड वाले के लिए। फर्स्ट वाले के लिए ये देख लिया, क्लियर। अगर सेकंड वाले के लिए मुझे नोट्स टू अकाउंट दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगा पता है? ये ऐसे का वैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 9% डिबेंचर। कितना? 6 लाख लेस डिबेंचर सस्पेंस। कितना? 6 लाख। हो गया। दिस इज द प्रेजेंटेशन फॉर डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन, अरे डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल। इज दैट क्लियर? दिस कवर्स योर एंटायर डिबेंचर्स की
टॉपिक। अगर आपको पूरा डिबेंचर समझना है फटाफट ये वीडियो देख लेना, दिस कवर्स एवरीथिंग। नेक्स्ट क्लास से हम इसके क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्लास गाइस, थैंक यू। चलो खत्म करता हूँ।